नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जलियांवाला बाग के बारे में। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ फ्रेंडशिप ब्रिज, पार्लियामेंट की घटती उत्पादकता, स्पाई बलून, रीट्स और 6G कम्युनिकेशन। सबसे पहला, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि 13 अप्रैल को हुआ था। और ये जलियांवाला बाग जो है, यहाँ पर अभी रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जितने भी लोग यहाँ पे शहीद हुए थे उनके बलिदान का स्मरण किया है। जलियांवाला बाग आप सभी लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। समझ लेते हैं ऐसा हुआ क्यों था। सबसे पहले 10 मार्च 1919 को एक एक्ट पास होता है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, ब्लैक एक्ट के नाम से। एक्चुअली में इसका नाम जो है वो एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट हुआ करता था। इस एक्ट में सरकार को राजद्रोह गतिविधियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे में कैद करने के लिए अधिकृत कर दिया गया था, विदाउट अ ट्रायल। और फिर उसके बाद यहाँ पर गांधी जी ने इसके पूरे एक्ट के चलते एक सत्याग्रह शुरू करने की बात कही थी। 7 अप्रैल 1919 को उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जो है अपने सत्याग्रही नाम के एक लेख को प्रकाशित किया, तारीखों का वर्णन किया और किस किस तरीके से करेंगे ये किया। पंजाब के रीजन में इस पूरे जो रिवोल्ट है उसको संभाल रहे थे कौन? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। ये वो लोग थे जो यहाँ पर रॉलेट एक्ट में के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और हिंदू मुसलमान की जो एकता है उसके लिए जो है वो चाह रहे थे। तो यहाँ पर 10 अप्रैल 1919 को कुछ प्रदर्शनकारियों ने दोनों नेताओं की रिहाई की मांग करी, लेकिन उन पर गोलियां चलाई गई। वहां पे लोग घायल हुए और कुछ की तो मृत्यु भी हो गई। और उस समय यहाँ पर जो पंजाब है वहां पर जो भी विरोध हो रहा था उसको दबाने की सरकार ने पूरी पूरी कोशिश कर ली थी। जनरल डायर ने गैर कानूनी सभा पर रोक लगाने के आदेश के बावजूद 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मनाने के लिए जलियांवाला बाग में सब लोग एकत्रित हो गए थे। इसके दौरान यहाँ पर जो है 10 अप्रैल को जो गोलीबारी हुई थी उसकी निंदा भी की गई, कई नेताओं की रिहाई का दबाव भी बनाया गया था। जब ये सब चीजें खबर पहुंची जनरल डायर पर तो उन्होंने बाग में प्रवेश किया। उन्होंने अपने सैनिकों को तैनात किया और उन्हें बिना किसी चेतावनी से गोली चलाने के लिए यहाँ पर आदेश दे दिए। और उसके बाद जैसे ही ये सब कुछ हुआ, मार्शल लॉ जो है गुजरात, लियालपुर, अमृतसर, गुजरनवाला हर जगह पे जो है वो लगा दिया गया। और फिर यहाँ पर जो है जैसे जैसे ये धीरे धीरे करके ये न्यूज फैलने लगी तो यहाँ पर जो टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने जो अपना सर का टाइटल था वो यहाँ पर उपाधि को त्याग दिया, गिव अप कर दिया। उसके बाद 14 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग का गठन किया गया। वो आयोग जिसके पूरे के लिए चेक करेगी कि जो ये पूरा हुआ है उसका क्या रीजन था या उसमें हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर निंदा तो भले ही कर दी 1920 में, पर कोई फायदा नहीं हुआ इसका। उन्होंने, जबकि जो जनरल डायर थे जब वो वापस से इंग्लैंड गए तो उनके उन एक्शंस को पूरा अप्रिशिएट किया गया था। लोगों ने खूब उनकी सराहना करी थी कि डर बनाए रखा है आपने भारतीय। इस तरीके से ये चीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर पूरा, याद रखिएगा इसको। तो इसके बाद यहाँ पर 1951 में जलियांवाला बाग में भारतीय क्रांतिकारियों की भावना और नरसंहार में जितने लोगों की जान गई उनकी स्मृति में एक स्मारक भी बनाया गया था, याद है जलिया संग्रहालय के नाम से भी यहाँ पर बनाया गया। तो जलियांवाला बाग आज की हमारी हिस्ट्री में एक बहुत ब्लैक डे के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे कितने सारे लोगों की जान चली जाती है और कितने लोगों को यहाँ पर घायल होना पड़ता है। बहुत बुरी चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार से ये जो एक पूरा कार्यक्रम है ये जो है गलत तरीके से ये अंजाम जो है वो दिया जाता है।
ठीक है भाई, समझ गए पूरी की पूरी चीज को। तो ये आपको याद करना है, ये पूरी की पूरी आपको एकदम एग्जैक्टली याद होनी चाहिए पूरी चीज, क्योंकि जलियांवाला बाग से कभी ना कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। गांधी जी ने भी अपना केसरी हिंद का टाइटल गिव अप कर दिया था। तो ये जो टाइटल्स वगैरह की लिस्ट होती है ना, एग्जाम में सीधा पूछ लिए जाते हैं कौन सा टाइटल गिव अप किया था, कैसे किया था। तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो इससे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, समझ रहे हैं सभी लोग। तो आपको ये सारी चीजें जो है अपने एग्जाम के लिए अपने नोट्स में याद रखनी है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि भाई किस किस ने क्या किया था, कब किस समय किया था, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। एग्जाम के लिए सीधा सीधा पूछना है। ठीक है भाई, तो आप इस तरीके से अपना पूरा का पूरा लर्न कर लीजिए। बाकी इसमें और भी काफी सारी चीजें मतलब आप जैसे आपने आपको पढ़ी होगी अपनी मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें आप लोगों ने कई चीजों को देखा होगा, उसमें लर्न किया होगा। फिलहाल जो मैंने बताया यहाँ पर वो आप इसको वैसे याद करेंगे। अगला बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, लैंग्वेज ऑफ फ्रेंडशिप ब्रिज। भारत की मंशा है कि भाई अपने पड़ोसी के देशों के बीच में भाषाई विषमता को समाप्त किया जाए। अब हमारी भारत की जो है यहाँ पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस जो है वो यहाँ पर पड़ोसी देशों के साथ 10 भाषाओं में विशेषज्ञों का एक पूल बनाने की योजना बना रही है, जिसमें क्या होगा, मैत्री सेतु की भाषा बनाई जाएगी। जैसे कि मैं अब बात करूं, म्यांमार, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, ऐसी जहां पर जो भाषाएं वहां पे बोली जाती हैं, उन भाषाओं में विशेषज्ञों का एक पूरा पूल बनाने की योजना हो रही है, ताकि अंतरदेशीय संचार सेवा को बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके। ठीक है, आपस में जो एक सुविधा होती है ना कि भाई आपस में कांटेक्ट अच्छा से बने रहे, एक दूसरे के ऊपर सारी बातचीत अच्छी तरीके से बनी रहे, उस चीजों के चलते यहाँ पर ये आपस में जो एक होता ना कि आपस में अच्छी तरीके से बातचीत वगैरह चलती रहे, उसी के पर्सपेक्टिव से ये किया गया है। ये लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है ना। तो उसी के लिए यहाँ पर अलग अलग जो है यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सिन्हाला जो कि श्रीलंका की लैंग्वेज में होती है, तो वहां पढ़ाया जाएगा। ठीक है, विदेशी भाषा में जो भी वहां का जो भी उधर होगा अभी आज के टाइम पर, भाषा बर्मीज तिब्बतन लैंग्वेजेस उसमें पढ़ाई जाएंगी, ताकि क्या होगा, एक दूसरे के टीचर्स का भी आना जाना यहाँ पे लगा रहेगा, इंस्टीट्यूट के टाइप्स होंगे, टीचर्स का भी यहाँ आना जाना होगा, इस तरीके से बढ़ावा किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कौन सी रखी गई है, कजाकिस्तान की कजाक उज्बेक भाषा, भाषा जो कि इंडोनेशिया मलेशिया दोनों में बोली जाती है, भूटानीज, घोटी, बर्मीज, खेमर, थाई, सिन्हलीस, इन लैंग्वेजेस को आपस में बोलने के लिए यहाँ पर किया जाएगा। ये जो कल्चरल रिलेशन के लिए है, ये 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनवाया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये भी याद रखिएगा, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर। होगा क्या इससे, तो इससे वही हमारे कल्चरल रिलेशंस आपस में सुधरेंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा। ये काफी ज्यादा जरूरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाने के लिए, कल्चरल रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है भाई, कल्चरली भी आगे बढ़ेंगे, पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी सुधारा जाएगा, तो ऐसी चीजें जो है वो काफी ज्यादा करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ऐसी चीजों से जो है ना, जो आपस में अगर देखो कल्चरल कनेक्ट मिलता है ना कहीं पर भी, तो इंसान का मन भी वहीं जाके लगता है। तो कल्चरल कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वही कोशिश यहाँ पे भी की जाएगी कि हम आपस में कल्चर का जो सुधार है वो ज्यादा से ज्यादा कर सकें। तो सुधार करने के लिए ही एक अच्छा स्टेप लेने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। अगला सवाल पे आते हैं भाई, डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की घटती उत्पादकता जो है, संसद जो 17वीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 230 जो है सिटिंग डेज हुए हैं यहाँ पर, और 17वीं लोकसभा की पूरी लोकसभा 5 सालों की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और लास्ट टाइम 331 हुए, 100 दिन कम बैठी है लोकसभा, 100 दिन का। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरे उसमें 58 डेज बैठने का होता है। तो अभी तक 1952 के हिसाब से हम बात करें कि अब जो है वो धीरे धीरे करते करते काफी कम होते जाते हैं दिन। तो भारत में संसद की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, विधि निर्माण, सरकारी नीतियों की जांच करना, बजटीय नियंत्रण करना, कार्यपालिका निरीक्षण करना, चुनाव का कार्य देखा, संवैधानिक कार्य देखना, ये बहुत जरूरी होता है संसद के कामकाज में, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है।
तो अगर ये गिरावट आ रही है तो उसके संभावित कारण क्या हो चुके हैं? जितने भी विधेयक की संख्या है पारित हो चुकी है उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान आना, निजी सदस्यों के विधेयकों में घटती भागीदारी होना, ध्रुवीकरण बढ़ना, तैयारी विचार विमर्श में कमी आना, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी आज के समय में ये जो है एक रिपोर्ट है, ये खत्म होने को आ रही है, तो ये एक रिपोर्ट जारी की गई, क्योंकि आज हमारा देश, मतलब हमारा देश पूरी तरीके से लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र को इंश्योर करने के लिए संसद का मिलना, प्रभावी शासन को सुनिश्चित करना, जितने भी हमारे विधि के निर्माता हैं, जितने भी यहाँ पे लॉ मेकर्स, जो भी लॉ बनाते हैं और उन्हीं लॉ को आगे फॉलो किया जाता है, तो उसके लिए ये जो हमारी संसद है, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस को लेकर के आए जाए। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा। ये सब सवाल जो है आपसे वो इस प्रकार से किए जा सकते हैं कि किसकी सबसे कम है, किसकी सबसे ज्यादा है। इस प्रकार के सवाल आपसे जो है डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, सीधा सीधा, कि कहाँ पर है, कितने हैं। तो इतना इसको आप लोगों को पूरा जो है वो लर्न करना है, इतना पूरा आप लोगों को यहाँ पर समझना है। और बाकी एग्जाम के लिए ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप सभी लोगों को जितनी जितनी चीजें यहाँ पर आपको मैंने बताई हैं पार्लियामेंट से जुड़ी हुई, वो आपको सीधा सीधा लर्न रखनी है, बिकॉज एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्टली इसी टॉपिक से, इसी टाइप से बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन देखेंगे भाई, भारत में अगर हमें संसद की उत्पादकता को बढ़ाना है तो उसको बहुआयामी करना होगा, काफी मल्टी डायमेंशनल करना होगा, रचनात्मक सोच को बढ़ाना होगा, और सर्वसम्मति आधारित राजनीति, विधेयकों की बेहतर तैयारी करना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, विविधता को ज्यादा लेकर के आना, क्षमता निर्माण करना, ये सारी चीजें शामिल है। देखो, ये है जैसे कि आप जानते हैं मॉनसून सेशन में मिलते हैं, विंटर में मिलते हैं, बजट में मिलते हैं। सबसे पहला बजट होता है, फिर मॉनसून होता है, फिर विंटर होता है, बीएमडब्ल्यू करके याद कर लीजिएगा इसको। 3 सेशन होते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से सेशंस को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी होती है और इसको ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन अब वही है कि सेशन का जो टाइम पीरियड है वो कम होता जा रहा है, यही एक पूरा सवाल था। चौथा आर्टिकल है हमारा स्पाई बलून, जासूसी गुब्बारा। भारत के साथ चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराने की चर्चा की गई है। अमेरिका के जनरल यहाँ पे कह रहे हैं, यूएसए के जो वहां पे केनेथ है, उन्होंने ये बोला है कि अमेरिका ने भारत के साथ चीनी जासूस गुब्बारे को मार गिराने और इसे नीचे ले जाने में शामिल चुनौतियों पर काफी सारी चर्चा करी। उन्होंने ये भी बोला है कि पहली बार अमेरिकी वायुसेना के 2B1 लंबी दूरी के बम वर्षक द्विपक्षीय वायु अभ्यास कोप इंडिया में शामिल होंगे। कोप इंडिया कहाँ पर हुई है? ये इंडिया में ही हुई है, वेस्ट बंगाल में हुई है और आगरा में हुई है, कोलाई कनल और आगरा में। स्पाई बलून क्या होते हैं? एक जासूसी गुब्बारा, गैस से भरा एक ऐसा गुब्बारा होता है जो आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ता है, कमोबेश जहां व्यावसायिक हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है। समकालीन जासूसी गुब्बारा जो है उपकर एक इस तरीके का होता है जिसमें कैमरा लगा होता है, गुब्बारे के नीचे लटका होता है, जो किसी विशिष्ट क्षेत्र के ऊपर वायुमार्ग से लेके जाया जाता है। वो सारी वहां पर जो भी कुछ हो रहा है जमीन पर, उसको गुब्बारे से माध्यम से उसकी फोटोग्राफी क्लिक करता है, सारी जानकारी हमको प्रोवाइड करता है, उसे कहते हैं स्पाई बलून। बलून के फॉर्म में स्पाई किया जाता है। ठीक है। ये उपग्रह लगातार जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में उनको लगभग 90 मिनट लग जाते हैं। नीचे जमीन पर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं की सारी स्पष्ट तरीके से जो है तस्वीर लेने में एलिजिबल होते हैं। उनका नुकसान ही होता है कि भाई बहुत दूर होने के कारण कई बार चीजों को स्पष्ट देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इस वजह से काफी दूर से फोटो क्लिक करना है, थोड़ा सा टाइम उसमें दिक्कत हो जाती है। और जासूसी गुब्बारा जो है अगर कभी जमीन के पास हो गया तो जो बाकी के कंट्रीज के हैं, बाकी लोग हैं, वो उसको वैसे भी देख सकते हैं, उसकी तस्वीरें भी ले सकते हैं, तो फिर उसका फायदा नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई। और ये थोड़े सस्ते भी होते हैं लॉन्च करने में, इनको किफायती होता है। गुब्बारे को सीधे नहीं चलाया जा सकता, उनको वायु की अलग अलग धाराओं को पकड़ने के लिए ऊंचाई बदलकर लक्ष्य क्षेत्र में मोटे तौर पर निर्देशित किया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों को ये कहना है कि चीन के जो जासूसी गुब्बारे हैं उनमें ऐसे प्रोपेलर लगे हुए हैं जिनकी उनकी सहायता से उनको संचालित किया जाता है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से एक ये याद रखिएगा, जासूसी गुब्बारे कुछ न्यूज में चल रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है बट बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ऐसा एक जो है टॉपिक वो न्यूज में चल रहा है। अगला है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंग्लिश हिंदी दोनों में यही कहेंगे, जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। उन्होंने भारत का पहला RITI इनविट्स इंडेक्स लॉन्च यहाँ पर किया है।
एनएसई इंडेक्स लिमिटेड जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही एक पार्ट है, वो भारत का पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट जो है वो भारत में जो एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी चीजें आती हैं उसकी परफॉर्मेंस को, उनकी सारी चीजों को सूचीबद्ध रूप से लागू करने की क्षमता रखता है। ठीक है, निफ्टी, आरईआईटी और इन आईएनबी इंडेक्स जो है उनका डेटा जो बेस है यहाँ पर 1 जुलाई 2019 है और उनकी जो बेस वैल्यू है 1000 है। ये यहाँ पर जो है सार्वजनिक रूप से पूरी की पूरी जो एक जितनी भी चीजें हैं उनके प्रदर्शन को ट्रैक करेगा, सक्रिय निधियों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करने की कोशिश करेगा। आरईआईटी है क्या, पहले ये समझ लीजिए। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक तरीके का ऐसा होगा जिसमें खुदरा निवेशकों को आय उत्पन्न करने वाली अचल संपत्ति का अनुपातित स्वामित्व प्रदान किया जाएगा। एक कंपनी होगी जहां पे आय सृजन करने वाली अचल विचल संपत्ति जो होगी उसको संचालित किया जाएगा। सारे स्टॉक्स वगैरह इसमें होंगे और ये म्यूचुअल फंड के मॉडल पर ही आधारित होगा, जिससे क्या होगा कि व्यक्तिगत निवेशकों के लिए किसी भी संपत्ति को खरीदने, प्रतिबंधित करने और उसको वित्त के बिना रियल एस्टेट निवेश से लाभांश करने में जो लाभ होता है वो संभव हो जाता है। ठीक है भाई। और आईएनबीआईटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये क्या चीज है? ये जो है एक तरीके से सेबी पूरा संभालता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आय सृजन करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के लिए कई निवेशकों से धन जुटाया जाता है। ये ज्यादातर ट्रस्ट के रूप में संचालित होते हैं और स्वतंत्र ट्रस्ट यूनिट धारकों की ओर से संपत्ति भी रखते हैं। पूरा आरबीआई के तहत चलता है। 4 पार्टीज होती है इसके अंदर, एक ट्रस्टी होता है, एक प्रायोजक जो स्पॉन्सर होता है, एक इन्वेस्टमेंट करने वाला और एक प्रोजेक्ट को संभालने वाला। इस तरीके से बनाए जाते हैं इसमें, और दोनों एक तरीके से सेम ही है हमारे यहाँ पर, आईएनबीआईटीज और आरटीआई। बस ये डिफरेंट है कि यहाँ पर आरडीआईटीज जो है वो अपने तरीके से अपने ऑफिस स्पेस में काम करते हैं और आईएनबीआईटीज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं। और आईएनबीआईटीज जो है वो पब्लिकली दिखाए जाते हैं और आरआईईटीज जो है वो पब्लिकली दिखाना जरूरी ही है। ठीक है, तो इसको भी एक याद रखिएगा। लास्ट है 6G कम्युनिकेशन। अभी 5G आया था, अभी भारत जो है वो 6G को काफी ज्यादा यहाँ पे ले रहा है। अभी ये है नहीं यहाँ पर, और ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी कही गई है, तो अभी तो ये नहीं है। ये अगर मैं 6G टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये यहाँ पर अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ 10 गीगाबिट्स पर सेकंड को दे। लेटेंसी क्या होता है कि डेटा जो भी आपका है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा स्पीड में ये जो है काम करने की क्षमता रखता है। और 6G जो है वो उसमें बैटरी पावर का भी कम यूज होगा, आगे के लिए सस्टेनेबल भी काफी होगा। इंडिया यहाँ पर जो है 5G को लॉन्च किया था अक्टूबर 2022 में। अगले आने वाले 10 सालों में 6G को लॉन्च किया जाएगा। भारत 6G प्रोजेक्ट जो है वो इसी तरीके से होगा, जिसके अंदर एक मानकीकरण, 6G टेक्नोलॉजी के स्पेक्ट्रम जो चाहिए, जो कम्युनिकेशन बैंड्स चाहिए, उसकी तैयारी करना, कितना पैसा लगेगा, सारी चीजें यहाँ पे की जाएंगी। 2023 से 2025 तक सारी खोजें की जाएंगी, जोखिम भरे रास्ते देखे जाएंगे, अनुसंधान, रिसर्च, विकास किया जाएगा, उपकरण और प्रणाली लेकर के आई जाएंगी, सारी चीजों की स्थापना की जाएगी, आइडियाज निकाले जाएंगे और सारी रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन सारा कुछ 6G के माध्यम से किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से जो है वो सरकार ने स्थापित किए हैं, ताकि 10,000 करोड़ के माध्यम से इस पूरे को अलग से ही निकाला जा सके और इसमें जितने भी चीजें आ रही हैं उनको चेक किया जा सके। ठीक है भाई, हर नागरिक को 100 MBPS की न्यूनतम बैंडविड्थ मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इंडिया अभी यहाँ पर वायरलेस डेटा कंजम्पशन की बात करता है, तो हमारे इसके लिए हमें काफी आगे तक समय लगेगा, जिसमें हम आगे आने वाले समय में पूरे तरीके से इसको लॉन्च करने के लिए अभी योग्य हो जाएंगे। फिलहाल भी योग्य है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, पर इसमें थोड़ा सा आगे आके समय लगेगा इस पूरे को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो उसी में यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि लॉन्च करा जाए, पूरे तरीके से लॉन्च किया जाए इसको और बहुत अच्छे तरीके से इसमें चेंजेस को लेकर के आया जाए। समझ रहे हैं सब लोग? तो ये इसकी एक पूरी जो है वो की जाएगी कोशिश यहाँ पे सरकार द्वारा। नई नई चीजों में काफी सरकार ने यहाँ पर तो कोशिश करी है वैसे,
बाकी धीरे धीरे करते करते नई और भी चीजें इसमें इंक्लूड करवाने की सरकार की हमेशा से कोशिश रही है और आगे भी कोशिश इसी के ऊपर रहने वाली है। या आप देखिए, जो 6G आएगा वो इसमें इन चीजों पे काम करेगा, एयर इंटरफेस, स्पेक्ट्रम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत बोलबाला चल रहा है, चैट जीपीटी सबने सुना ना, चैट जीपीटी। जेई का एग्जाम भी फेल कर गया, यूपीएससी का एग्जाम भी फेल कर गया। सोचो जरा, चैट जीपीटी यूपीएससी का एग्जाम जिसकी तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग, वो चैट जीपीटी फेल कर गया। सोचो जरा किस प्रकार की बात है ये। वो फेल कर गया और उसके अलावा जितनी भी चीजें थी, काफी सारी चीजें यहाँ पर जो है वो फेल हो गई। तो धीरे धीरे करके इन चीजों को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। बाकी चैट जीपीटी अभी थोड़ा सा ही न्यूज में है, ज्यादा नहीं है। बाकी धीरे धीरे जिसमें ऐड होंगे वो आपको मैं बताती जाऊंगी। क्वेश्चन देखेंगे भाई, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है हमारा आईटी डिपार्टमेंट इसको सूचित करता है। और ये जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1961 के तहत निकाला जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि कभी भी कोई भी अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत जो होती है उसकी गणना करने के उद्देश्य से जितनी भी पूंजीगत संपत्ति होती है हमारी, उसकी बिक्री के समय कितना आपको लाभ हुआ, पूंजीगत संपत्ति को जब बेचा गया है तो उसको कितना लाभ हुआ, उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन निकाला जाता है। उसे कहते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। काफी न्यूज में रहता है ये, सुना होगा आप सभी लोगों ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के बारे में। ये आजकल क्योंकि नारकोटिक्स, ड्रग्स और इस तरीके के टॉपिक्स जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखो भाई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो है, ये ब्यूरो पूरा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है उसके अंडर आता है, जिसके हेडक्वार्टर्स ग्वालियर में सिचुएटेड है। ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर, इसका काम क्या है, जितने भी यहाँ पर भारत में ड्रग्स है, उन ड्रग्स की जो इलीगल सप्लाई होती है, इलीगल स्मगलिंग होती है, और अगर कभी किसी ने भी लीगल तरीके से सिंथेटिक ड्रग्स को बनाना है तो इसके लाइसेंस इशू करवा देनी चाहिए। ये भी इसी का एक हिस्सा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये सिचुएटेड है। ठीक है, इसके अभी जो हेड है वो डॉक्टर दिनेश बोध आईआरएस है। और इनकी फंक्शंस में जितना भी ओपीएम आता है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सारी चीज इनमें वहां पर पूरा चेक करना और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी को जारी करना। ठीक है भाई। और जितनी भी यहाँ पर एक तरीके की पॉपी सीड्स होती है, वो पॉपी सीड ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना, हंगरी, स्पेन, टर्की, चेक रिपब्लिक से आता है, तो वो उसके लिए परमिशन दे देना, उस पूरे के लिए परमिशन मिल जाना। बाकियों के लिए क्या परमिशन मिलनी चाहिए, कैसे नहीं मिलनी चाहिए, हर एक के ऊपर जो एक ब्यौरा तैयार करना होता है ना, वो उसके लिए कहते हैं। और ये साथ ही साथ ये जो है, आप इसको पढ़ेंगे यहाँ पर, इसमें जो है आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो बोथ आर नॉट इनकरेक्ट, बिल्कुल दोनों ही। 1985 जो यूएन का यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो यूनाइटेड नेशन का स्थापित किया गया है, उसी के तहत ये पूरा एक सिस्टम है जो चल रहा है यूएन के तहत। ठीक है भाई, इसको भी आप यहाँ पर लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा हमारे लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली हमसे पूछ लिए जाते हैं। कई बार किसी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया जाता है, कब बनाया गया था, क्या बनाया गया था, ये सारे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, कब बनाया, क्या बनाया, कहाँ पे बनाया, कैसे बनाया, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली हमसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इसको पूरे को लर्न कर लीजिए। और एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं इससे सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं, इस पूरे को आपने लर्न करना है। और आप यहाँ पर इस पूरे को लिख लो। इस पूरे में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे अपना टेक्स्ट बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स है हमारा, वहां पे आप बता सकते हैं। और यहाँ तक लर्न कर लीजिएगा, सारा कुछ लिख लीजिए, नोट
कर लेना, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं इस पूरे टॉपिक से, किसका कितना कितना क्या बजट है, कहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम में सीधा इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो, जो लास्ट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाते हैं, वो उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ तक था हमारा आज का पूरा लेक्चर। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय।